हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज़ देयर इज़ नो एलिवेटर टू सक्सेस। यानी कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई एलिवेटर नहीं होता। यू मस्ट टेक द स्टेयर्स, यानी कि आपको लंबे रास्ते से ही चलकर जाना पड़ेगा, जो रास्ता है मेहनत का, डेडिकेशन का, ठीक है, परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी का, ठीक है। तो उसी रास्ते से आपको चल के जाना पड़ेगा, डिसिप्लिन होके। रोज़ जो चीज़ आपको बोर भी करती है उस चीज़ में आपने इतना डिसिप्लिन हासिल कर लिया कि आपको वो रोज़ करनी ही करनी है। आपकी बॉडी इस तरीके से ट्रेन हो गई है कि आप उसको मना कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये सब कर कर ही आप आगे सफल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर SSCGL 2024। गवर्नमेंट मस्ट हीड वार्निंग इन नीति आयोग। हीड मतलब ध्यान देना होगा किसके ऊपर? जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है उसमें जो चेतावनियां हैं, वार्निंग्स हैं, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। रिपोर्ट दैट फ्लैग्स गैप्स इन कैंसर डिटेक्शन, जिसमें कि कुछ कमियां बताई गई हैं, कुछ गैप्स बताए गए हैं कैंसर डिटेक्शन में। इन्वेस्टमेंट इन ट्रेनिंग ग्रास रूट प्रोफेशनल्स इज नीडेड। और जो ज़मीनी तौर पे ग्रास रूट कौन होते हैं? जो बेसिकली आपके घर घर तक जा सकते हैं, आपसे जुड़े हुए होते हैं ना, ज़मीनी तौर पे आपसे जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो उन प्रोफेशनल्स को आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, राइट। इट इज़ वेल नोन दैट स्पॉटिंग साइंस ऑफ कैंसर एट एन अर्ली एज, बोल रहे हैं, ये बहुत सब लोग जानते हैं कि कैंसर के जो अर्ली स्टेज में साइंस हैं उनको डिटेक्ट करना, स्पॉट करना सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग द डिजीज़। तो अगर हमने अर्ली स्टेज में उसके कॉजेज़ को अर्ली स्टेज में हमने डिटेक्ट कर लिया तो हमारे बचने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। इन इंडिया गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग द नेशनल प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, बोल रहे हैं हिंदुस्तान में जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कि नेशनल प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर भी शामिल है, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ एंड स्ट्रोक, ये सारे इसमें शामिल हैं। रिकग्नाइज दिस नेसेसिटी, उन्होंने इस ज़रूरत को पहचाना है, मान्यता दी है कि हाँ ये वाकई में सही है कि अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना चाहिए। These programs have given special emphasis to checking for cervical, oral and breast cancers। बोल रहे हैं ये जो प्रोग्राम्स हैं इन्होंने ज़्यादा स्पेशल एम्फेसिस यानी कि ज़्यादा ध्यान दिया है किसके ऊपर? चेकिंग सर्विकल कैंसर हो गया, ओरल कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, इन चीज़ों को चेक करने में उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया। दे कंस्टिट्यूट अ थर्ड ऑफ ऑल केसेस ऑफ द डिजीज़ इन द कंट्री, यानी कि कैंसर के जितने भी केसेस हिंदुस्तान में हैं उनका 1/3 हिस्सा सर्विकल कैंसर, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर से मतलब इनका समावेश है। जैसे कि मान लो इतने केसेस हैं, 100 हैं, ठीक है, तो इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो ये वाला जो पार्ट है ये इन 3 कैंसर से मिलके बना हुआ है, यानी कि इतने लोग जो हैं इन तीनों कैंसर से पीड़ित हैं। बिफोर सिम्टम्स अपीयर, यानी कि इन कैंसर्स की जांच करने में इनका सारा जोर है इससे पहले कि उनके सिम्टम्स सामने आए। तो येट successive national family health surveys have revealed that a very small percentage of people in the vulnerable age group, फिर भी बार बार लगातार होते नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे जो है उनमें ये बात बार बार दोहराई गई है, बार बार सामने आई है कि बहुत ही थोड़े से स्मॉल परसेंटेज, बहुत ही छोटी परसेंटेज है उन लोगों की जो कि इस वल्नरेबल एज ग्रुप में आते हैं। और वल्नरेबल एज ग्रुप क्या है? दोज ओवर 30 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 30 साल से ऊपर के जो लोग हैं, गेट स्क्रीन्ड फॉर द मैलिग्नेंसी, यानी कि जो इस बीमारी के लिए स्क्रीन किए जाते हैं। स्क्रीन मतलब कि डिटेक्ट किए जाते हैं, उनकी जांच होती है, ठीक है। तो इस जांच के दायरे में बहुत ही थोड़े से लोग आते हैं जो कि इस वल्नरेबल एज ग्रुप में हैं। टर्निंग 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स इनटू नोडल पॉइंट्स फॉर कैंसर डिटेक्शन अंडर द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, बोल रहे हैं कि 1,50,000 हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स जो हैं उनको नोडल पॉइंट्स मतलब मेन सेंट्रल पॉइंट्स बनाना, किस चीज़ का? कैंसर डिटेक्शन, कैंसर की जांच करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए अंडर दी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना could have proved to be a game changer। तो ये बन सकता था एक गेम चेंजर मतलब कि ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता था, इससे पूरा ये ढांचा बदल सकता था, हमारा जो ये परिवेश है कैंसर डिटेक्शन का वो चेंज हो सकता था।
The introduction of screening facilities at these primary healthcare centers could have reduced accessibility related problems to a great extent. बोल रहे हैं कि अगर हम इन हेल्थ केयर सेंटर्स में स्क्रीनिंग फैसिलिटीज को लागू कर देते, तो यानी कि ये प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, ठीक है, अगर हमने प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में ही ये फैसिलिटीज अवेलेबल करवा दी, दैट मीन्स रीच बढ़ जाएगी, है ना, किसी को भी परेशानी हो रही है उसकी रीच बढ़ जाएगी, हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं उनकी आम जनमानस तक रीच बढ़ जाएगी. अब क्या होता है कि किसी को कैंसर डिटेक्ट भी हो गया, पहली बात तो डिटेक्ट करने के लिए ही कहीं शहर में दूर दराज गाँव के लोगों को भी शहर तक आना पड़ता है चेक करवाने के लिए, राइट. फिर डिटेक्ट हो गए तो ट्रीटमेंट भी, अब जैसे कि अगर हम पंजाब की बात करें तो लुधियाना में एक कैंसर से हॉस्पिटल है, तो ज़्यादातर लोग वहीं आएंगे, राइट. हिमाचल के भी कई लोग वहीं आते हैं कैंसर ट्रीटमेंट करवाने के लिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पॉसिबल नहीं है. लेकिन अगर हमने जोनल इलाकों में, रीजनल जगहों पे कैंसर डिटेक्शन सेंटर्स बना दिए, तो हमारे पास में एक्सेसिबिलिटी की जो प्रॉब्लम है कि ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुंच नहीं पहुंच पा रही, वो समस्या दूर हो जाएगी. बट a Niti Aayog report has flagged huge gaps in the performance of these HWCs. लेकिन एक नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, उसमें क्या बताया गया है, उसमें बताया गया है कि यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है, ठीक है, इन जो ये HWCs यानी कि हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, इनके कार्य प्रणाली में ही, इनकी परफॉर्मेंस में ही बहुत बड़ी कमी है. यानी कि कई तो हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स जो है वो काम ही नहीं कर रहे होंगे, कोई काम कर रहे होंगे तो वहाँ पे सही से फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, तो उनकी परफॉर्मेंस में इतनी कमी है, तो वहाँ पे अगर हम कैंसर डिटेक्शन चीज़ें के इंस्ट्रूमेंट संसाधन पहुँचा भी दें तो डिटेक्ट करेगा कौन. लेस देन 10% of these centers had completed one round of screening for non-communicable diseases including cancer, says the report. बोल रहे हैं कि जितने भी, अब 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बताए, उनमें से 10% से भी कम सेंटर्स में एक बार कम से कम 1 राउंड ऑफ स्क्रीनिंग जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जिसमें कि कैंसर भी शामिल है, उसकी स्क्रीनिंग जांच की गई है. नॉन कम्युनिकेबल होते हैं जो एक से दूसरे में फैलते नहीं हैं, ठीक है. तो रिपोर्ट में आया है कि 10% से भी कम सेंटर्स में इस तरीके की स्क्रीनिंग की जा सकती है या की गई है अभी तक, और 1.5 लाख हमारे पास ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है. तो कितना बड़ा गैप है. In recent years, India has done well in piloting low-tech approaches to cancer screening. बोल रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान ने बहुत अच्छा काम किया है किस चीज़ में, पायलट करना मतलब परीक्षण करना, किस चीज़ का, लो टेक अप्रोचेस, यानी कि ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, थोड़ी सी टेक्निक से भी वो चीज़ें हो सकती हैं. हम क्या कर सकते हैं, कैंसर की स्क्रीनिंग कर सकते हैं, कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं. That can be delivered at scale by community level workers, जो कि स्केल यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में कम्युनिटी लेवल वर्कर्स, यानी कि जो बिल्कुल ब्लॉक लेवल पे, गांव देहात के लेवल पे जो वर्कर्स होते हैं वो भी उसमें जांच कर सकते हैं. उनको भी अगर हम एक बार सिखा दें तो उसमें कोई हाईटेक चीज़ों की ज़रूरत नहीं है कि अरे इन लोगों को नहीं आएगा, इसमें तो कोई ट्रेंड प्रोफेशनल या फिर कोई एक्सपर्ट होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, वही कर सकता है. ऐसा नहीं है. हमने लो टेक अप्रोचेस निकाली हैं, हिंदुस्तान ने खुद से डेवलप करी हैं या उनको इस्तेमाल किया है, पर लो टेक अप्रोचेज है जिसको कोई भी साधारण से साधारण सबसे निचले स्तर का जो कम्युनिटी लेवल का वर्कर भी होगा वो भी डिटेक्ट कर सकता है उस टेक्निक के जरिए. The ABPMJAY makes use of these technologies. तो ABPMJAY यानी कि क्या था, जो हमने बोला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ABPMJAY, ठीक है, इसमें इन्हीं टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना चाहिए, किया जा रहा है. ग्लोबल एक्सपीरियंस शोज दैट द ट्रस्ट एंजॉयड बाय ग्रास रूट लेवल प्रोफेशनल्स इज अ बिग पॉजिटिव. तो ग्लोबल दुनिया भर की जो रिपोर्ट्स हैं, एक्सपीरियंस है, वो दर्शाता है कि जो हम इन ग्रास रूट लेवल के जो प्रोफेशनल हैं, जैसे कि हमारे गांव में होती हैं आशा वर्कर होती हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं, हमें उनके ऊपर भरोसा होता है. हमें पता है कि वो लोग हमारे पास आए हैं, हमारे खून का सैंपल मांग रहे हैं, मतलब कुछ जांच करने के लिए आए हैं, और हमें उनके ऊपर भरोसा है कि वो हमसे झूठ नहीं बोलेंगे या उनको हमसे कोई दुश्मनी नहीं है, राइट, वो अपना काम करेंगे. लेकिन कोई अनजान व्यक्ति, और वो भी आज के दौर में जब इतने ज़्यादा ठगी वगैरह के केसेस हो रहे हैं,
कोई अनजान रैंडम व्यक्ति बेशक वो कार्ड लेकर आया, हम उसको डाउट की नज़र से देखेंगे कि क्या पता ये कार्ड असली है नहीं है, असली है हमें क्या पता। लेकिन अगर उसके साथ में हमारी आशा वर्कर आ रही होगी, हमारी आंगनवाड़ी वाली वर्कर आ रही होगी साथ में मैडम, तो हमें पता है कि नहीं ये ट्रस्टवर्दी लोग हैं, क्योंकि वो मैडम या वो सर या वो हमारे फलाने जो हम जिनको जानते हैं वो सामने आए हैं, तो हमारा उनके प्रति ओपिनियन जो है वो पॉजिटिव है। तो ये बहुत अच्छी बात है व्हेन इट कम्स टू स्क्रीनिंग पीपल फॉर डिजीजेस दैट मे नॉट शो एनी सिम्टम्स। तो उनके ये कब काम आता है, इस तरीके का विश्वास भरोसा कब काम आता है, जब ऐसी बीमारियों को हमने डिटेक्ट करना हो जिनके कोई सिम्टम्स नहीं हो। क्योंकि बंदा बोलेगा यार हमें तो कुछ है नहीं, हमारा खून क्यों ले रहे हो, हमारा खून का सैंपल क्यों ले रहे हो, किस बात की जांच करवा रहे हो, हमें तो कुछ है नहीं, ठीक है। लेकिन अगर वो आशा वर्कर उनको अपने तरीके से समझाएंगे, उनके लोकल लेवल पे अपनी भाषा में उस डायलेक्ट में समझाएंगे, तो उनको समझ में आएंगी चीज़ें। और क्योंकि उनके ऊपर ट्रस्ट है तो उनको पता है कि नहीं ये हमारे भले के लिए बोल रहे हैं। The government therefore did the right thing in roping the आशा वर्कर्स in its project। तो इसीलिए जब सरकार ने आशा वर्कर्स को अपने इस प्रोजेक्ट में शामिल करा तो उन्होंने बिल्कुल सही काम किया। However, it does not seem to have invested adequately in the next step। लेकिन ऐसा लगता है कि फिर इसके बाद का जो कदम था ना, अगला जो कदम था वो सही तरीके से नहीं उठाया, उसमें सही तरीके से सरकार ने सोच विचार नहीं किया। Given the low awareness of the disease, it was imperative that these frontline professionals were educated about cancer prevention protocols and trained to use the screening techniques। तो ये देखते हुए कि हमारे जनता में जो गांव देहात के या कम पढ़े लिखे क्यों एजुकेटेड लोग हैं, उनको भी इस चीज़ का पहले नेग्लिजेंस ही होता है कि नहीं हमें नहीं हो सकता, हम तो हेल्दी खाते हैं। बट वो हेल्दी खाने की वजह से भी इस तरीके की बीमारियां हो सकती हैं, है ना। हमें से कितने लोग हैं जो ईयरली बेसिस पे या 2 years 3 years बेसिस पे हम लोग अपना कैंसर चेकअप करवाते हैं, पूरी बॉडी का फुल बॉडी स्कैन करवाते हैं, चेकअप करवाते हैं, नहीं करवाते, राइट। तो क्योंकि अवेयरनेस की कमी है इस बीमारी को लेके या कई ऐसी बीमारियां उनको लेके, तो बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत इम्पॉर्टेंट था कि इन फ्रंटलाइन प्रोफेशनल्स को, आशा वर्कर्स को हम एडुकेट करते कैंसर प्रिवेंशन प्रोटोकॉल के बारे में कि कैंसर से बचने के लिए क्या क्या नियम इस्तेमाल करने चाहिए, और इनको स्क्रीनिंग यानी कि टेस्टिंग करने की टेक्निक्स के बारे में ट्रेनिंग दी जाती। मच बिफोर द नीति आयोग स्टडी, नीति आयोग की स्टडी से भी कई पहले analysis conducted with smaller sample sizes had underlined that ASHA workers should be sensitized to risk factors। बोल रहे हैं कि नीति आयोग की रिपोर्ट आने से भी काफ़ी पहले कुछ एनालिसिस किया गया, उसमें पाया गया कि स्मॉलर सैम्पल साइजेस, छोटे छोटे सैम्पल साइज क्या होते हैं, जो हम लोग रैंडमली कुछ सैम्पलिंग के साइज मतलब कि रैंडमली कुछ लोगों को हमने उठाया कि हाँ देखते हैं कि यहाँ पे कैंसर होने के चांसेस कितने हैं कितने नहीं है, अगर लोग ये तरीका खाना, तो अब वो सारी दुनिया भर के तो चेक नहीं करेंगे, वो कुछ रैंडम लोगों को एक एक समुदाय से, एक एक कम्युनिटी से ऐसे उठा लेते हैं, फिर पता लगाते हैं कि अच्छा इस कम्युनिटी में कैंसर होने के इतने % चांसेस हैं या नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करता है, अंडरलाइन, ये रेखांकित करता है, जोर देता है दैट आशा वर्कर्स को सेंसिटाइज करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा रिस्क फैक्टर्स के बारे में, सिम्टम्स के बारे में, एंड इनफैक्ट द नीड फॉर स्क्रीनिंग इटसेल्फ, और जांच की कितनी आवश्यकता है, इन सब चीज़ों के बारे में उनको जागरूक करना पड़ेगा। दीज स्टडीज ऑल्सो एम्फोसाइज द नीड टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशंस ऑफ दीज लो पेड एंड ओवरबर्डन्ड वर्कर्स, बोल रहे हैं। और इन स्टडीज़ में इस बात के ऊपर भी जोर दिया गया है कि हमें इन लो पेड और ओवरबर्डन्ड वर्कर्स की वर्किंग कंडीशंस को सुधारने के लिए भी काम करना पड़ेगा। अब एक गांव में एक आशा वर्कर होती है, राइट, उनको बहुत सारी रिपोर्ट सबमिट करनी है, कोई ड्राइव चलेगी, पोलियो का अभियान चलेगा तब उनको काम करना है, बच्चों की पैदाइश होती है तो मंथली बेसिस पे जो बच्चों को इंजेक्शंस लगते हैं, महिलाओं की प्रेगनेंसी में उनको इंजेक्शंस लगते हैं, टीके दवाइयाँ वो सब पहुंचाने का काम इनका है। कोई बीमार हो जाए उनकी जांच पड़ताल करने का, अब जैसे कोरोना चल रहा था तो उस टाइम पे इन लोगों की इतनी भारी जिम्मेदारी बनी थी कि घर में इनके ही बच्चे हैं, परिवार है, बट इनको घर घर जाके लोगों को चेक करना, उनको क्वारंटीन करना पड़ रहा था, और कई दफ़ा इनको लोग मारने भी पड़ रहे थे, बट स्टिल दे वर वर्किंग, ठीक है। तो उनकी वर्किंग कंडीशंस को सुधारने के लिए भी काम करना चाहिए। द ABPMJAY ऑल्सो रेफर्स टू सच इम्पेरेटिव्स, तो इसमें ऐसे कदमों के बारे में, ऐसे प्रयासों के बारे में भी कहा गया है।
The Niti Ayog's study underlines that the upgrades have not been undertaken in adequate measures. नीति आयोग की रिपोर्ट इस बात को दर्शाती है, जोर देती है कि इस तरीके के जो अपग्रेड्स हैं उनको लागू नहीं किया गया या फिर एडिक्वेट मतलब पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त जगहों पर लागू नहीं किया गया. The Union Ministry of Health has designated the Noida-based National Institute for Cancer Prevention and Research as a training hub. तो Union Ministry of Health ने Noida-based National Institute for Cancer Prevention and Research जो है उसको इसका ट्रेनिंग हब बनाया है, ट्रेनिंग सेंटर बनाया है. ठीक है. The institution's expertise must be summoned for screening malignancy. तो इस बीमारी को, जानलेवा बीमारी को स्क्रीन करने के लिए इंस्टीट्यूशन की जो एक्सपर्टीज है यानी कि विशेषज्ञता है, इनकी जो एक्सपीरियंस है उसको समन करना पड़ेगा. समन मतलब बुलाना पड़ेगा, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा. Experts agree that such instructions can be given online and professionals receiving such trainings can educate others. तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि तमिलनाडु के किसी गांव से कोई महिला आशा वर्कर जो है वो दिल्ली नोएडा के सेंटर में आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है. उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा सकती है और जिनको ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलेगी वो आगे अपने फर्दर कंपेनियंस हैं, लोग हैं, उनको एडुकेट कर सकते हैं. रिड्यूसिंग इंडियाज कैंसर बर्डन विल रिक्वायर एफर्ट्स इन सेवरल डायरेक्शंस. अगर हमें हिंदुस्तान का कैंसर का जो रेट है वो कम करना है तो इसमें बहुत अलग अलग दिशाओं में कदम उठाने पड़ेंगे. ये नहीं कि भाई हाँ हम सिर्फ जांच केंद्र ज़्यादा बना दिए या फिर हमने ज़्यादा डॉक्टर्स अपॉइंट कर दिए, हायर कर दिए तो हो गया. नहीं, हमें उनको उनकी रीच भी बढ़ानी पड़ेगी. हमें मामूली से मामूली प्रोफेशनल को भी इस चीज़ की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, लोगों तक अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी. तो मल्टी डायरेक्शनल हमें काम करना पड़ेगा. The center must take the right lessons from the report of the नीति आयोग. तो नीति आयोग की रिपोर्ट में से जो सही अच्छे लेसन्स हैं उनके ऊपर केंद्र को काम करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए. तो ये था पैसेज. बेसिकली हिंदुस्तान में जो कैंसर के ट्रेट्स हैं उनकी वजह से होने वाली डेथ्स को कम करने के लिए या उसके डिटेक्शन को बढ़ाने के लिए ये पैसेज बताया गया था. नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार क्या क्या कदम हम उठा सकते हैं, क्या क्या कदम हमें उठाने चाहिए, ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस करा. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. According to the passage, what is one significant issue highlighted by the नीति आयोग report regarding cancer detection in India? तो उनने ये बताया कि भाई जितने लोग हैं उनमें से 10% से भी कम लोगों को जांच हो पाती है, राइट? और 10% से कम लोगों की जांच हो पाएगी तो इलाज कितने प्रतिशत लोग करवा पाएंगे, उसका डेटा भी फिर और कम होगा, राइट? The नीति आयोग report highlights the inefficiency of national program for the prevention and control of cancer, diabetes, cardiovascular and stroke in the screening of cervical, oral and breast cancer. तो इनकरेक्ट है. उसमें बोला कि नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ ये वाला जो है इसने ज़्यादा ध्यान दिया है सर्विकल, ओरल और ब्रेस्ट कैंसर की तरफ. ठीक है. The report emphasizes that the lack of specialized training for grassroots healthcare professionals is a primary cause for the gap in cancer detection. तो केवल यही एकमात्र कारण नहीं है कि कैंसर डिटेक्शन के लिए गैप्स हैं, लेकिन हाँ ये एक सोल्यूशन ज़रूर है कि हम उनको ट्रेन करें तो हमारे पास ये सोल्यूशन है कि हम ज़्यादातर लोगों तक अपनी रीच पहुँचा सकते हैं. The report reveals that less than 10% of the health and wellness centers have completed one round of screening for non-communicable diseases including cancer, indicating significant gaps in their performance. बिल्कुल करेक्ट है कि 10% से भी कम लोग जो हैं उनकी जांच हो पाती है और फिर इससे क्या होता है कि जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं उनमें से 10% से भी कम ने स्क्रीनिंग कर पाए हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की. ठीक है, जो कि परफॉर्मेंस में गैप्स के बारे में दर्शाते हैं. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. What is the suggested potential impact of turning 1,50,000 health and wellness centers into nodal points? क्या फ़ायदा होगा अगर हम वो 15 लाख जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं उनको हम जांच केंद्र बना दें कैंसर डिटेक्शन का? तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे फ़ायदा होगा कि हमारी रीच बढ़ जाएगी. जो एक्सेसिबिलिटी है उसका जो सवाल खड़ा उठता है कि आम जनमानस तक उसकी पहुंच नहीं है, वो पहुंच बढ़ जाएगी. ठीक है, तो इससे ज़्यादा हम डिटेक्ट कर पाएंगे, राइट?
It would ensure that every individual over the age of 30 in India is screened for cancer at least once a year, significantly reducing cancer related mortality. तो ये ज़रूरी नहीं है कि 30 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों को साल में एक बार जांच हो जाएगी, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी, उनको कोई दिक्कत आ रही है, नहीं भी आ रही है तो भी जांच करवा सकते हैं. It could have reduced accessibility related problems significantly by making cancer screening facilities more available at primary health care centers. बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट. What is the tone of the passage? तो पैसेज की टोन ऑब्वियसली चिंताजनक है ना, कुछ पॉजिटिव दिखा नहीं, रिपोर्ट आई है उसमें कुछ अच्छी बात तो आई नहीं है, रिपोर्ट में कमियां दर्शाई गई हैं, तो ऑप्टिमिस्टिक तो है नहीं. इनडिफरेंट, ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जिससे आप नजरें फेर के, मुंह फेर के आप रह सकते हैं, ये समस्या किसी को भी हो सकती है, तो आप इससे नजर नहीं फेर सकते, इनडिफरेंट है. सरकास्टिक, मजाकिया कुछ नहीं है यहाँ पे. ऑप्शन ए अलार्म्ड इज करेक्ट. What is the main theme of the passage? पैसेज की मेन थीम क्या है? The success of India's cancer prevention program. तो इंडिया के कैंसर प्रिवेंशन प्रोग्राम्स जो हैं वो सक्सेसफुल नहीं रहे हैं, उसमें कुछ कमियां हैं, तो ये सक्सेस वाला पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाता है. The need for better cancer detection and training. बिल्कुल करेक्ट है कि हमें कैंसर डिटेक्शन को और बेहतर करने की जरूरत है और इसमें ट्रेनिंग को बढ़ाने की जरूरत है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. Based on the passage, what can be inferred about the role of आशा वर्कर्स in cancer screening in India? तो आशा वर्कर्स का रोल क्या है कैंसर स्क्रीनिंग में? देखो, अगर तो हमने सही तरीके से उनका इस्तेमाल कर सके तो लोग उनके ऊपर ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं, तो उनकी वजह से हमारी रीच जो है और इफेक्टिवनेस जो है और पहुंच है वो सब बढ़ जाएगा. लेकिन अभी के लिए तो उनको ट्रेनिंग ही नहीं मिल रही है, राइट. आशा वर्कर्स आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर डायग्नोसिंग कैंसर इन द कम्युनिटी. इनकरेक्ट है ये. आशा वर्कर्स हैव बीन ट्रेन्ड एंड एडिक्वेटली इक्विप्ड. तो उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है. कहाँ हुई है? बोर्ड 10% से भी कम ने नॉन कम्युनिकेशनल जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं 10% से भी कम ने नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का एक राउंड कंप्लीट करा है. तो नॉन कम्युनिकेबल में बहुत सारी डिजीज आती हैं, सिर्फ कैंसर नहीं आता. 10% से भी कम ने करा, यानी कि सभी आशा वर्कर्स ट्रेन नहीं है उस चीज़ के लिए, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है. आशा वर्कर्स हैव नॉट रिसीव्ड सफिशिएंट ट्रेनिंग एंड सपोर्ट फॉर इफेक्टिव कैंसर स्क्रीनिंग. बिल्कुल करेक्ट है, इनको सफिशिएंट ज़रूरी ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, ज़रूरी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इनकी वर्किंग कंडीशन भी बहुत ज़्यादा खराब है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. What can be inferred about the effectiveness of low-tech approaches to cancer screening in India? तो low-tech approach जो होती है कैंसर स्क्रीनिंग में, उसके इफेक्टिवनेस के बारे में क्या बताया? तो बोला कि पिछले काफ़ी समय से हिंदुस्तान low-tech approaches को इस्तेमाल कर रहा है जो कि काफ़ी कारगर साबित हुए हैं, राइट. low-tech approaches to cancer screening have been entirely unsuccessful in India. Incorrect है, पूरी तरीके से ये कामयाब नहीं रहे, तो ये incorrect है. The low tech approaches are promising but require more investment and training to be careful and effective. बिल्कुल करेक्ट है कि हाँ ये सही तरीका तो है, अच्छा promising results यहाँ से मिल रहे हैं, अच्छे results मिल रहे हैं, लेकिन इसमें हमें इन्वेस्टमेंट भी और ज़्यादा करना पड़ेगा और ट्रेनिंग भी और ज़्यादा करनी पड़ेगी ताकि ये पूरी तरीके से प्रभावशाली हो पाए. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. The effects of climate change on the Indian summer dash obvious for at least a decade. तो देखो, इफेक्ट्स क्लाइमेट के ऊपर एटलीस्ट डेकेड, पिछले एक दशक से ऑब्वियस है, तो यानी कि पास्ट की घटना है, राइट. तो पास्ट रिलेटेड ही कुछ बात होगी. इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री द स्प्रिंग सीजन हैज डैश हैज, अब सीजन हैज अगेन पास्ट की कोई बात होगी, हैज परेशानी लाया है, कम हो गया है, बढ़ गया है. इन 2022 द कंट्री एक्सपीरियंस इट्स हॉटेस्ट मार्च सिंस 1901. 2022 में देश ने मार्च का सबसे गर्म महीना देखा, 1901 के बाद से सबसे गर्म मार्च का महीना देखा. लास्ट ईयर टू हीट वेव स्टार्टेड इन अर्ली मार्च. पिछले साल भी जो हीट वेव्स हैं वो मार्च के शुरुआती दिनों में ही हो गई थी स्टार्ट. एंड मेनी एरियाज रिपोर्टेड टेम्परेचर्स दैट वर हायर देन एवरेज. और कई इलाकों में जो टेम्परेचर्स हैं वो एवरेज से भी कई ज़्यादा ऊपर चले गए. This year, several parts of South India experienced a hotter than usual March. इस साल कई इलाके जो साउथ इंडिया के हैं उनमें यूजुअल आमतौर से भी ज़्यादा गर्म मार्च का महीना देखा गया.
क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग द फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इतने गंभीर वेदर इवेंट्स हो रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी जो है वो चेंज हो रही है और बढ़ रही है। On Monday, the India Meteorological Department warned that heat wave spells could last 10 to 20 days। बोल रहे हैं अब मंडे को इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने चेतावनी दी कि जो हीट वेव स्पेल्स हैं यानी कि जितने लंबे टाइम तक हीट वेव्स रहेंगी वो 10 से 20 दिन तक हो सकते हैं इंस्टेड ऑफ 4 to 8 days, जो आमतौर पे 4 से 8 दिन तक के रहते हैं। The health effects of heat waves is still a dash field of study and data on mortality caused by it varies। तो बोल रहे हैं कि ये जो हेल्थ इफेक्ट्स होंगे कि सेहत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इन हीट वेव्स का, वो अभी भी जांच का विषय है। ठीक है, तो इज अ न्यू फील्ड ऑफ स्टडी हो सकता है, इज अ वाइड फील्ड ऑफ स्टडी हो सकता है, ओपन फील्ड ऑफ स्टडी हो सकता है, राइट। और जो भी डेटा हमारे पास मृत्यु के ऊपर है कि भाई इस गर्मी से होने वाली मौतों का जो डेटा है वो वेरीज है, वो अलग अलग है। द IMD नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी एंड नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो साइट वास्टली डाइवर्जेंट फिगर्स। इन तीनों के ही डेटा में बहुत ज्यादा विविधता है। However, experts dash on the need to put in place measures to protect the most vulnerable from the dash temperatures। हालांकि एक्सपर्ट्स ने ऑन द नीड मतलब जोर दिया है किसी चीज की जरूरत के ऊपर। ठीक है, तो उन्होंने जोर दिया है जरूरत के ऊपर किस चीज की कि भाई हम सही तरीके सही कदम उठाएं ताकि हम सबसे वल्नरेबल जो लोग हैं उनको इस गर्मी से बचा सकें। फ्रॉम दी स्क्रॉचिंग हीट हो सकता है, हाई टेम्परेचर्स हो सकता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इफेक्ट्स हैं, प्लूरल है, राइट। तो प्लूरल है तो आगे हमारे ऑब्वियस जो बात कर रहे हैं हम इंडियन समर, वो भी हमारा क्या होएगा, वो भी प्लूरल से रिलेटेड होगा। देखो हैज, बीन और हैज सिंगुलर है, वर पास्ट की घटना है, हैव बीन यहाँ पे क्या आएगा, हैव बीन। ठीक है, हैव बीन ऑब्वियस कि ये हमेशा से ऑब्वियस रहे हैं, जाहिर है कि भाई पिछले एक दशक से हमें पता चल रहा है कि इंडियन समर के ऊपर क्लाइमेट चेंज का प्रभाव पड़ रहा है। In most parts of the country, the spring season has brink मतलब किनारा, किसी सीमा पर होना, तो किनारे पर नहीं है स्प्रिंग सीजन। श्रिंकिंग, हैज श्रिंकिंग नहीं होगा, हैज श्रिंक नहीं होगा, हैज श्रंक मतलब सिकुड़ना। सो ऑप्शन ए श्रंक इज करेक्ट। द हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ heat waves is still a dash field of study। accentuate मतलब किसी चीज को ज्यादा जोर देना। discernment का मतलब होता है समझना, विवेक से काम लेना। resilient का मतलब होता है लचीला, मजबूत। और nascent मतलब नया, तो ये एक नया फील्ड है स्टडी का। ठीक है, इसके ऊपर ज्यादा स्टडी नहीं हुई है। however experts dash on, तो उन्होंने जोर दिया है ना जरूरत के ऊपर। तो जोर देना मतलब कि फेवर्ड मतलब होता है किसी का पक्ष लेना। ठीक है, किसी के पक्ष में की तरफ बोलना। कॉन्क्योर मतलब क्या होता है कि भाई वो सहमत है किस चीज। एक्सपर्ट्स कॉन्क्योर ऑन द नीड टू पुट इन प्लेस मेजर्स टू प्रोटेक्ट द मोस्ट वल्नरेबल फ्रॉम, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्कर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कॉन्कर मतलब अग्री करना, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अकर मतलब कि किसी चीज का होना। और सेवर मतलब कि जैसे स्वाद वगैरह होता है ना, जिसको आप बहुत एंजॉय करते हैं, तो वो कि दिस फूड इज वेरी सेवरी, यानी कि आप बहुत एंजॉय कर रहे हो उसको। सो ऑप्शन बी कॉन्कर इज करेक्ट। The experts concur on the need to put in place measures to protect the most vulnerable from the dash temperatures। अब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो scorching temperature, scorching मतलब चिलचिलाती, अत्यधिक। exerting मतलब किसी चीज़ का प्रयास करना। functioning मतलब जो काम कर रही है। और reclaiming यानी कि पुनः किसी चीज़ को प्राप्त करना। तो यहाँ पे scorching temperature, scorching heat is correct। The rider who met with a accident,
एक्सीडेंट नहीं होता। अगर आपने एक एक्सीडेंट हुआ वो भी बताना है तो मेट विद एन एक्सीडेंट होता है, ठीक है। एन एक्सीडेंट वाज नॉट वेयरिंग अ हेलमेट, लेकिन यहाँ पे इस स्टेटमेंट में एक्सीडेंट की चर्चा पहले हो चुकी है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ वो राइडर। तो पहले आपने बताया हो कि यार आज भटिंडा रोड पे ना, भटिंडा बरनाला रोड पे एक एक्सीडेंट हो गया, फिर आप बोलोगे कि जो ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। तो एक्सीडेंट की आपने चर्चा पहले करी है तो क्या आएगा, द राइटर हु मेट विद द एक्सीडेंट, और साथ में क्या होगा, वॉज नॉट वेयरिंग अ हेलमेट, द पुलिस सेड। तो द राइडर हु मेट विद एन एक्सीडेंट वॉज नॉट वेयरिंग एन हेलमेट नहीं होगा, अ राइडर हु मेट विद द एक्सीडेंट वॉज नॉट वेयरिंग द हेलमेट नहीं होगा, द राइडर हु मेट विद द एक्सीडेंट करेक्ट है, वॉज नॉट वेयरिंग अ हेलमेट करेक्ट है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, फर्स्ट और सेकेंड दोनों पार्ट करेक्ट है। गिफ्ट ऑफ गैब, गिफ्ट ऑफ गैब का मतलब होता है कि आपको वाक पटु हैं, आप वाक कुशल हैं, यानी कि फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई विल जस्ट डैश सम फिगर्स फॉर कंपैरिजन, तो आप कंपैरिजन करने के लिए कुछ फिगर्स का, कुछ डेटा का सहायता ले रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ डेटा की आप जानकारी दे रहे हैं, उनका हवाला दे रहे हैं। सीट, इसका मतलब होता है जानवरों के एक ग्रुप, ठीक है, कोई भी जानवरों का ग्रुप। साइट, साइट मतलब कहना, हवाला देना। साइट, ऑन साइट उसकी ड्यूटी है, उसकी ड्यूटी इस साइट पर है, यानी कि स्थल, जगह। और साइट मतलब देखना, दृश्य। सो ऑप्शन बी साइट इज करेक्ट। डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन अस फॉर लंच, क्या तुम हमें लंच के लिए ज्वाइन करोगे। आई एम सॉरी माई फिजिक्स क्लास विल स्टार्ट एट 1 PM and doesn't finish till 3 PM। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में आई एम सॉरी माई फिजिक्स क्लास विल स्टार्ट एट 1 PM। तो जो स्टेटमेंट, अगर कोई स्टेटमेंट फ्यूचर टेंस में है तो उसके आगे जो रेफरेंस होगा, सेकंड पार्ट होगा, वो फ्यूचर टेंस में होगा। डजंट फिनिश की बजाय क्या आएगा, वोंट फिनिश टिल 3 PM। तो डजंट फिनिश की बजाय क्या होगा, वोंट फिनिश, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। टीडियस मतलब थका देने वाला, तो इसका सिनोनिम क्या आएगा, सबसे पहले टायरसम मतलब थका देने वाला। होलसम, होलसम मतलब बड़ा ही हितकारी। रेपिटेटिव मतलब जो बार बार दोहराया जाता है। 3 स्कोर ये होता है 60, 60 को बोलते हैं 3 स्कोर। सो यहाँ पे ऑप्शन ए टायरसम इज करेक्ट। ही जस्ट नीड्स टू काम डाउन अ वी बिट, यानी कि उसको थोड़ा शांत होने की जरूरत है। अब शांत होने का एंटोनिम क्या होगा, अंडरस्टैंड समझना, एजिटेट गुस्सा होना, क्वेश्चन सवाल उठाना, डिसिपेट, डिसिपेट मतलब कि नष्ट हो जाना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी एजिटेट, शांत का उल्टा क्या होता है, गुस्सा। सो ऑप्शन बी एजिटेट इज करेक्ट। द बेनेवलेंट जेस्चर ऑफ द रिच मर्चेंट वॉज अप्रिशिएटेड बाय ऑल। अब रिच कोई अमीर आदमी है, उसने उसके किसी बिहेवियर को बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, उसका सिनोनिम बताना है। बेनेवलेंट मतलब होता है दयालु, तो जेनरस मतलब भी दयालु होता है, उदार। सॉम्बर, सॉम्बर का मतलब होता है उदासीन। नम मतलब कि सुन्न एकदम। सोबर मतलब बिना ड्रिंक्स के एकदम शांत सौम्य, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए जनरस इज करेक्ट। He is very dash eager to join the air force। तो eager का यहाँ पे हमें सिनोनिम बताना है, वो बहुत उत्सुक है, बहुत एक्साइटेड है, जो जाना चाहता है एयरफोर्स में, तो उसको ज्वाइन करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। अर्कसम, अर्कसम का मतलब होता है कष्टदायक, एनोइंग। कीन मतलब जिज्ञासु, उत्सुक। डबियस मतलब कि संदिग्ध, और अनकंसर्न मतलब कि लापरवाह, बेपरवाह। तो यहाँ पे ऑप्शन बी कीन इज करेक्ट। The company is launching a new product next month। the company क्या है, हमारा कंपनी क्या है, सब्जेक्ट, the आर्टिकल है, सब्जेक्ट लॉन्च कर रही है। is helping verb, launching verb, ठीक है। तो ये हो गया verb। आर्टिकल न्यू प्रोडक्ट हमारा ऑब्जेक्ट, राइट। तो अब हमने पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करा तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, अ न्यू प्रोडक्ट। लॉन्चिंग ING फॉर्म में है तो क्या आएगा, is being launched। a new product is being launched किसके द्वारा, बाय द कंपनी नेक्स्ट मंथ। सो द न्यू प्रोडक्ट नहीं आएगा, अ न्यू प्रोडक्ट। द न्यू प्रोडक्ट तब आएगा जब आपने उस प्रोडक्ट का पहले जिक्र किया होगा, जैसे कि आपने बोल दिया कि द कंपनी इज लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, द न्यू प्रोडक्ट दैट द कंपनी इज लॉन्चिंग वाज टेस्टेड फॉर लास्ट 7 months। तो आपका ये जो न्यू प्रोडक्ट है उसका जिक्र पहले हो चुका है, तब आप समझ जाएंगे कि हम उसी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जो कंपनी लॉन्च कर रही है। बट यहाँ पे ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाता है।
a new product is being launched by the company next month. Option B is correct. गेट इन टू स्क्रेप, गेट इन टू स्क्रेप का मतलब होता है कि समस्या में शामिल हो जाना. क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना. सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, समाधान निकालना. एक्सप्लेनिंग अ प्रॉब्लम, किसी को समझाना कि हमें क्या समस्या है. इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम, उस परेशानी में शामिल होना. सो ऑप्शन डी, इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम इज करेक्ट. पर्सन हु बिट्रेज हिज ओन कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से को धोखा दे, उसको वन वर्ड में क्या बोलते हैं? ट्रेटर. क्या बोलते हैं? ट्रेटर. ऑप्शन बी, ट्रेटर इज करेक्ट. मैस्कॉट, मैस्कॉट बेसिकली एक एनिमल या पक्षी या जानवर, किसी चीज का सिंबल होता है, ठीक है, जो गुड लक के लिए माना जाता है कि गुड लक आता है इससे. आइकन, आइकन यानी कि प्रतीक. पैरागन, पैरागन मतलब आदर्श. तो यहाँ पे ऑप्शन बी, ट्रेटर इज करेक्ट. इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है. सबसे पहले है डिवाइड. डिवाइड की स्पेलिंग ही इनकरेक्ट है. DIVIDE, डिवाइड मतलब विभाजित करना. प्रोवाइड मतलब कुछ देना. सबसाइड, तो सबसाइड मतलब होता है कम तीव्र हो जाना, कम तीक्ष्ण हो जाना. और कन्फाइड मतलब आपने किसी को भरोसा करके अपनी कोई बात बताई, सीक्रेट कोई शेयर करा, ये उम्मीद में कि वो आगे किससे बोलेगा नहीं, ठीक है. तो यहाँ पर ऑप्शन ए, डिवाइड इज करेक्ट. बट एट द सेम टाइम, बट से अगर कोई स्टेटमेंट आता है तो वो कभी भी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, ठीक है. तो ऑप्शन डी हमारा एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ए फर्स्ट स्टेटमेंट है. पर उसी समय दिस इज ऑल्सो ट्रू दैट व्हेन वन रीड्स अ फ्यू वर्क्स ऑफ द सेम जॉनर, तो ये बात भी सच है, इसी समय में ये बात भी सच है कि अगर कोई व्यक्ति एक ही जॉनर के, जॉनर मतलब कि एक ही जो जैसे कि रोमांस जॉनर है, थ्रिलर जॉनर है, मिस्ट्री जॉनर है, तो ये क्या है? उनका मोड है कि किस तरीके की वो कहानी लिखी गई है. तो अगर एक ही जॉनर के कुछ कार्य पढ़ता है यानी कुछ किताबें पढ़ता है, वन नेचुरली कम्स टू नो अ रफ स्ट्रक्चर ऑफ दैट जॉनर. तो उसका जो मोटा मोटा आइडिया है ना कि इस जॉनर में इस तरीके की कहानियाँ लिखी जाती हैं, यहाँ पे सस्पेंस रिवील किया जाता है, ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं, इसके बाद ये आएगा, पता चल जाता है कई बार कहानियों में. सॉन्ग्स भी आप ध्यान से सुने तो आप लिरिक्स को जोड़ सकते हैं कि अच्छा इसके बाद ये वर्ड आना चाहिए, राइट. तो उनको इस कहानी का रफ स्ट्रक्चर, मोटा मोटा आइडिया लग जाता है. The essence of suspense is whether the reader will be able to gauge the criminal before the detective tells who he is. बोल रहे हैं कि सस्पेंस का जो एक मुख्य एसेंस होता है, मुख्य जो एक धारणा होती है, वो ये होता है कि क्या जो पढ़ने वाला है, जो रीडर है, वो गौज कर पाएगा, यानी कि जान पाएगा, समझ पाएगा राइटर के ये बताने से पहले कि कौन क्रिमिनल है, डिटेक्टिव के ये बताने से पहले कि कौन क्रिमिनल है, क्या जो रीडर है वो समझ पाएगा कि हाँ ये क्रिमिनल है, आइडेंटिफाई कर पाएंगे. कई बार आप मिस्ट्री कहानियां पढ़ रहे होते हो, उसमें आपको सस्पेंस हो जाता है, जिस व्यक्ति के ऊपर सस्पेंस होता है, जिस व्यक्ति के ऊपर सस्पिशन होता है, वो आपको अलग से कुछ हरकतें करता हुआ दिखाई दे जाता है, तो हमें पता चलता है कि ये कल्प्रिट हो सकता है. दिस लीड्स टू अ डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच. अब दिस यानी कि सी भी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, तो बोल रहे हैं कि इससे एक अलग तरीके की अप्रोच नजर आती है, निकल कर आती है, टू अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर इन जनरल एंड डिटेक्टिव फिक्शन इन पर्टिकुलर. तो किस चीज़ की अप्रोच अलग से होती है कि भाई आप लिटरेचर को कैसे समझोगे और ख़ास तौर पे डिटेक्टिव फिक्शन को आप किस तरीके से समझोगे. It is found that when one knows a genre and its structure and rules, it may often not make us enjoy a piece of literary work in the same manner as one usually does. बोल रहे हैं कि अक्सर ऐसा लगता है, ऐसा पाया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी भी जॉनर के स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया हो जाए कि हाँ इस जॉनर में इस तरीके की कहानियाँ लिखी जाती हैं, इसके बाद में ये चीज़ें होएंगी, पता चल जाता है कि इस कहानी में इसके बाद तो ये चीज़ होएगी ही होएगी, ठीक है, तो फिर वो रीडर उस चीज़ को एंजॉय करना छोड़ देता है, उसको उस चीज़ में मज़ा नहीं आता, उसको पढ़ने में मज़ा नहीं आता जैसे कि वो पहले पढ़ता था मज़े से, वो मज़ा, वो आनंद उसको नहीं आता, ठीक है. तो ये एक बेसिक स्टेटमेंट है. पहले हमारी फाइंडिंग है कि अगर हमें कोई जॉनर पसंद आ जाए, उसकी हम बार बार रिपीटेड कहानियाँ पढ़ने लगे तो हमें इतना आनंद नहीं आएगा, ठीक है. दूसरी चीज़ हमें पता चल रही है, लेकिन उसी समय ये कहा जाता है कि अगर किसी को पता चल जाए तो उनको नेचुरली उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाता है. तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट, ठीक है. थर्ड पॉइंट, दिस लीड्स टू अ डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच, कि इससे क्या होता है, एक अलग तरीके की अप्रोच, अंडरस्टैंडिंग बन जाती है लिटरेचर के प्रति और डिटेक्टिव फिक्शन को समझने के प्रति. ये हो गया थर्ड.
लेकिन कहते हैं कि ठीक है, आपको अप्रोच समझ में आ गई, आपको समझ में आने लग गया, लेकिन डिटेक्टिव फिक्शन की कहानियाँ जो हैं उनका मुख्य आधार ही यही होता है कि क्या जो रीडर है उसको बांध के रख सकता है। देखो, अगर मुझे डिटेक्टिव फिक्शन कहानियाँ समझने आने लग गई तो मैं हर कहानी को ऐसे पढ़ूंगी, क्या मैं इस केस को डिटेक्टिव से पहले सॉल्व कर सकती हूँ। मैं उस तरीके से कहानी के अंदर क्लूज ढूंढने की कोशिश करूंगी, उस तरीके से पढ़ूंगी उसको। और यही मेन एसेंस होता है, मेन मुख्य धारणा होती है डिटेक्टिव फिक्शन को लिखने के लिए। सो हो गया 4th पॉइंट। तो हमारा अरेंजमेंट क्या बन रहा है, DACB, ऑप्शन ए इज करेक्ट। In today's digital age, information is widely available to everyone by means of media such as television, newspaper, films and social media. तो अब यहाँ पे जो underlined word है by means of, by many means, तो इसके लिए हमें appropriate सब्स्टिट्यूट ढूंढना है। देखो, बाय मेनी मीन्स को आप ये बोल सकते हैं बाय वेरियस फॉर्म्स या बाय वेरियस मीन्स, ठीक है। तो विद क्वाइट इनफ ऑफ मैकेनिज्म इनकरेक्ट है। थ्रू एनी स्ट्रैटेजीज, किसी भी जरिए से नहीं। बाय वेरियस फॉर्म्स, अलग अलग माध्यमों से, टेलीविजन के माध्यम से, न्यूज़पेपर, फिल्म, सोशल मीडिया, किसी भी माध्यम से। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।